तो हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज कुणाल। आई एम योर एसएसटी मेंटर। आप मुझे भैया भी कह सकते हो या दोस्त या टीचर भी कह सकते हो। तो आज मैं सिविक्स का सबसे बढ़िया चैप्टर जो मेरे को लगता है सोशल साइंस का, उससे पहले मैं आपको बता दूं। बच्चे कहते हैं कि एसएसटी से डर लगता है, ऐसा क्यों है? शायद इसका रीजन हो सकता है कि बड़े आंसर आते हैं या रटना पड़ता है, बोरिंग है वो इसलिए। और बोरिंग भी कहते हैं कुछ। लेकिन देखो, जब तक मैं पढ़ा रहा हूँ, जो पढ़ा रहा हूँ बस उतना पढ़ लेना। उसके बाद मेरी गारंटी है कुछ भी पढ़ना नहीं पड़ेगा। और अगर पेपर में इसके अलावा कुछ क्वेश्चन आए तो मेरे को बताना, ठीक है? तो स्टार्ट करता हूँ। चैप्टर का नाम है कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन, ठीक है? एनसीईआरटी सिविक्स बुक का है। हम सबसे पहले टॉपिक टू बी कवर्ड, आज हम कवर्ड कौन कौन से टॉपिक करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। हम इंट्रोडक्शन में मार्जिनलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। देन उसके बाद हम कन्फ्रंट के बारे में पढ़ेंगे कि होता क्या है, कन्फ्रंट लिखा है, और इन्वोकिंग फंडामेंटल राइट्स। चलो ये तो पता होगा तुम्हें, लेकिन इसका मतलब क्या होता है इन्वोकिंग, ये भी जानेंगे हम। देखिए आर्टिकल्स, आर्टिकल्स मतलब अनुच्छेद। सुना होगा ना तुमने, कॉन्स्टिट्यूशन में 400 कुछ आर्टिकल्स हैं, पहले 300 कुछ थे, अब मॉडिफाई करने के बाद बढ़ गए हैं। उसके बाद लॉज फॉर द मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स, इसमें भी सबसे पहले तो मार्जिनलाइजेशन समझना पड़ेगा। देन उसके बाद तुम कुछ लॉज और नियम्स को पढ़ोगे, रूल्स को, जिसके द्वारा मार्जिनलाइज्ड ग्रुप डेवलप हो पाए। देन उसके बाद रिजर्वेशन पॉलिसी, सबसे बढ़िया सबसे इम्पोर्टेंट पॉलिसी है इस चैप्टर की, जिसका नाम है रिजर्वेशन पॉलिसी। तुमने सुना भी होगा रिजर्वेशन क्या होता है, बाकी मैं बता दूंगा। देन उसके बाद प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ दलित्स। अब देखो, दलित और आदिवासी मत बोलना क्या होता है। एक बार को मैं आदिवासी बता दूंगा, लेकिन दलित मैं नहीं बताऊंगा। तुम 6th और 7th से पढ़ते हुए आ रहे हो दलित। तुमने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा था, और कॉन्स्टिट्यूशन के फादर किसको कहते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वो दलित कास्ट थे, बाकी तुम समझ गए होंगे। फिर एक्ट 1989 एक्ट 1989 में एक एक्ट आया था जिसमें मार्जिनलाइजेशन का कुछ फायदा था। एट्रोसिटी वाला मतलब अत्याचार, जो भी अत्याचार होते थे उससे प्रिवेंट करवाने के लिए गवर्नमेंट एक एक्ट लाई थी। तब आदिवासी और दलित ने मिन्नतें करी गवर्नमेंट के सामने कि तुम कुछ एक्शन लो, जो हमारे साथ इंडस्ट्रीज हो रहा है उस पर कुछ कार्रवाई करो, उस पर कुछ एक्शन लो। देन उसके बाद गवर्नमेंट ने सोचा चलो अब हमें करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे देश में जो एट्रोसिटी अत्याचार बहुत ज्यादा हो रहा है, इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा। देन उसके बाद है मैनुअल स्कैवेंजिंग। मैनुअल स्कैवेंजिंग मैं आगे बताऊंगा, शॉर्ट में बता देता हूँ। तुमने देखा जो दलित पहले के टाइम पे दलित वुमेन होते थे और दलित पीपल्स होते थे। देखो मैं तुम्हें सबसे इजी बताता हूँ। तुम्हें पता है 4 कास्ट मतलब डिवाइड कर दी गई थी। पहला ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैष्णव और शूद्र, ठीक है? और जो शूद्र होते थे ना, शूद्र, इनको स्पेशल ट्रीट करा जाता था। स्पेशल ट्रीट मतलब स्पेशल अपॉर्चुनिटीज वाले नहीं है, स्पेशल ट्रीट मतलब इनके साथ अत्याचार किया जाता था। इनसे अपने घर का वेस्ट उठवाते थे, इनको मंदिरों में जाने नहीं दिया जाता था। बाकी तुम पढ़ोगे मैं बता दूंगा। देन उसके बाद है एक्ट 2006। अब देखो ये भी बढ़िया एक्ट है, चैप्टर के लास्ट में है। फॉरेस्ट के बेस पे एक्ट है ये, जिसमें आदिवासी, इसको मैं आपको कहानी बताऊंगा इसमें, जिसमें आदिवासी को उनके फॉरेस्ट से इविक्ट कर दिया गया था। इविक्ट मतलब बेघर कर दिया था उनको। फिर उसके बाद उन्होंने फिर दोबारा मिन्नतें की कि जो हमारा जीवन है, खाना पानी है, उसको मत छीनो हमसे। उसके बाद फिर गवर्नमेंट ने एक्ट लाया जिसका नाम है एक्ट 2006, ठीक है? उसके बाद है आदिवासी डिमांड्स एंड द एक्ट ऑफ 1989। वही सेम है, आदिवासी ने डिमांड करी थी एक्ट ऑफ 1989 को डेवलप करा जाए। बाकी मैं आपको इंट्रोडक्शन बताऊंगा। सबसे पहला क्या है, देखो मैंने बोला था हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे मार्जिनलाइजेशन क्या है। हम
चैप्टर्स पढ़ते हैं साइंस में, बहुत सारे चैप्टर, तो हम सबसे पहले नाम को तो जानते हैं। स्कूल में भी टीचर्स पूछेंगे नाम बताओ है क्या इसका मतलब, तो मार्जिनलाइजेशन इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है इट रेफर्स टू द माइनॉरिटी ग्रुप और एक्सक्लूडेड ग्रुप फ्रॉम द मेन स्ट्रीम सोसाइटी। अब लिखा तो इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब इट रेफर्स टू द माइनॉरिटी ग्रुप, मतलब मार्जिनलाइजेशन को हम माइनॉरिटी ग्रुप कहते हैं जो कि एक्सक्लूड कर दिए जाते हैं मेन स्ट्रीम से। अब मेन स्ट्रीम क्या होती है मैं बताता हूँ। हमने पेज देखा है कॉपी का, यहाँ पे एक खास मतलब लाइन रहती है मेन, इस इधर जो लाइन होती है राइट में कॉर्नर में जो लाइन होती है इसको हाशिया कहते हैं, मतलब इस पार्ट से जो एक्सक्लूड हो रखे हैं उसको बोलेगा माइनॉरिटी ग्रुप, ठीक है। तो इसीलिए लिखा वहां पे माइनॉरिटी ग्रुप और एक्सक्लूडेड ग्रुप फ्रॉम द मेन स्ट्रीम, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, ठीक है, माइनॉरिटी ग्रुप एक्सक्लूडेड। देन उसके बाद आता है कन्फ्रंटेड। कन्फ्रंट मतलब क्या होता है, सबसे पहले लिखा तो है, कन्फ्रंट मतलब होता है हाउ टू फेस फ्रॉम इट, मतलब सपोज दैट हमें पता चल गया अर्थक्वेक आने वाला है, ठीक है। अब ये तो पता ही होगा अर्थक्वेक आता है क्या होता है, या मत बोलना नहीं पता, अर्थक्वेक आने वाला है, अब हमें सबसे पहले पता चल गया तो हम उसके लिए सावधान हो जाएंगे। तो इसीलिए इसको कन्फ्रंट, इससे निपटे कैसे, यहाँ पे लिखा है बाय इम्प्लीमेंटिंग द न्यू लॉज सच एज 1989 एक्ट। ये होता क्या है आगे आगे बताऊंगा मैं आपको। देन उसके बाद रिजर्वेशन पॉलिसी, ये भी मैंने टॉपिक में लिखा था ना, एक्ट 2006। और लास्ट है कि बाय यूजिंग फंडामेंटल राइट्स। अब देखो फंडामेंटल राइट्स तो तुम्हें पता है, मौलिक अधिकार, अभी मत बोलना कि नहीं पता, हमने पढ़ रखा है ना मिड टर्म में, तो मिड टर्म में पढ़ाया होगा फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं। इसमें लिखा है बाय इम्प्लीमेंटिंग, मतलब हम मार्जिनलाइजेशन को कन्फ्रंट करते हैं कुछ न्यू लॉज को लाने के बाद, हम कुछ न्यू लॉज कुछ न्यू एक्ट को लाएंगे तब जाके कन्फ्रंट हो पाएंगे। सबसे पहला है 1989 एक्ट, मैं बताऊंगा कौन सा एक्ट है, किस लिए बना था, कब बना था, और इसमें क्या है। देन उसके बाद रिजर्वेशन पॉलिसी, रिजर्वेशन पॉलिसी गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई थी जो कि स्मॉल कास्ट के लिए, मतलब लो कास्ट के लिए, लो बैकग्राउंड जैसे कि दलित कास्ट, शूद्र के लिए। देन उसके बाद है एक्ट 2006 का एक्ट कौन सा मैंने बताया था, याद करो जस्ट अभी बताया था, फॉरेस्ट एक्ट, भूलना नहीं है। फिर ये तो बताई दिया बाय यूजिंग फंडामेंटल राइट्स, 6 फंडामेंटल राइट्स होते हैं हमें हमारे, लेकिन मेनली इसमें 2 पढ़ने हैं हमें। पहला राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड राइट टू एजुकेशन एंड कल्चर। चलो पहला टॉपिक मैंने बताया था इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में मैंने मार्जिनलाइजेशन के बारे में बताया क्या होता है मार्जिनलाइजेशन एक्चुअली में। देन उसके बाद कन्फ्रंट इट, मतलब उसको हम फेस कैसे करते हैं, उससे बचते कैसे, है ना। फिर उसके बाद हमारा टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक इन्वोकिंग फंडामेंटल राइट्स, है ना। इन्वोकिंग फंडामेंटल राइट्स में एक सब टॉपिक है जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन, सोचो सोचो जल्दी सोचो क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन। अरे यार तुम्हारी वजह से मैं भूल गया, हाँ याद आता होगा, लिखा तो है भैया मैंने, याद तो नहीं दिलाता। ये है कि दिस इज अ बुक lays down the principles that make our society and polity democratic। अब देखो तुम बोलोगे भैया लिख तो रखा है मैंने, तुमने समझा भी दो उसको, मतलब ये एक बुक होती है, बुक मतलब तो पता है, या हिंदी में बताऊं पुस्तक, जो कि प्रिंसिपल्स और कुछ लॉज रूल्स को कंसिस्ट करती है, या मतलब उसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं, जिसका परिणाम स्वरूप, जिसके कारण जो हमारा नेशन है वो गवर्न कर पाता है, जिसके कारण जो हमारी गवर्नमेंट है वो सिटीजन्स के द्वारा सिटीजन्स को ट्रीट करती है। सिटीजन्स को ट्रीट मतलब हर सिटीजन इक्वल अपॉर्चुनिटीज को अचीव करेगा, है ना, उसको इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करी जाएगी। और जो गवर्नमेंट है ये सेक्युलरिज्म को फॉलो करता है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट करता है मतलब, ठीक है, और फेडरलिज्म को फॉलो करता है। देन इसके बाद लिखा है मैंने फंडामेंटल राइट्स। अब देखो तुम्हें फंडामेंटल राइट्स जहां तक मेरे को पता है शायद पता होंगे, मैंने इसीलिए लिख रखा है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स को हिंदी में बोलते हैं मौलिक अधिकार, है ना।
ये आर्टिकल 14 से लेकर 35 तक होता है। अब कितने फंडामेंटल राइट्स होते हैं हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स होते हैं। पहला राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चर एंड एजुकेशन राइट। द लास्ट है कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। ठीक है, बता दिया, लिखा भी यहाँ पे 6 होते हैं। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स को ना आदिवासी ने अलग तरीके से यूज करा। अलग तरीके से यूज मतलब उन्होंने अपना फंडामेंटल राइट्स को यूज करके गवर्नमेंट से कुछ मांग की, डिमांड की। सबसे पहला एंड दूसरा, दो में इस चैप्टर में एनसीईआरटी में 2 लिखे हैं। बाय इंसिस्टिंग ऑन देयर फंडामेंटल राइट्स दे हैव फोर्स्ड टू रिकॉग्नाइज द इनजस्टिस डन टू देम। अब देखो गवर्नमेंट ने बोला, आदिवासी ने बोला कि देखो गवर्नमेंट तुम्हें पता है कि हमारे साथ कितना इनजस्टिस हो रहा है, लेकिन तुम लोग फिर भी तुम हमें इग्नोर कर रहे हो, है ना। तुम कुछ एक्शन नहीं ले रहे, कार्रवाई नहीं कर रहे। तो उन्होंने बोला कि सबसे पहला गवर्नमेंट का रोल होना चाहिए कि हमारे साथ जो हमारा इनजस्टिस हो रहा है ना उसको रिकॉग्नाइज करे। रिकॉग्नाइज मतलब उसको प्रिवेंट करे, उनको देखे किस तरीके से हो रहा है वो। अब इससे बचना पड़ेगा। अब देखो, अब तुम्हें कुछ मेडिकल हेल्थ से प्रॉब्लम है, तुम डॉक्टर के पास जाओगे, तो इसीलिए तब इनके साथ इनजस्टिस हो रहा था ना, तो फिर उन्होंने दूसरी मांग की। दे हैव इंसिस्टेड दैट द गवर्नमेंट, इसका मतलब गवर्नमेंट होता है शॉर्ट फॉर्म है, एनफोर्स दिस लॉज। अब तुम बोलोगे भैया एनफोर्स क्या होता है? एनफोर्स मतलब होता है लागू करना, है ना। लागू मतलब इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि अब तुम तब ये करोगे कि हमारे साथ इंजस्टिस क्या हो रहा है उसको रिकॉग्नाइज करोगे। उन्होंने बोला कि हमारे साथ ये भी करोगे, तुम ज्यादा कुछ नहीं करना, तुम इतना करो कि कुछ लॉज को इम्प्लीमेंट कर दो, एनफोर्स कर दो, जिसके कारण जो हमारा फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट से इविक्ट ना करे जाए। ठीक है, बाकी हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आर्टिकल्स। देखो मैंने बोला था कि हम सेकंड टॉपिक आर्टिकल पढ़ेंगे, है ना, इन्वोकिंग फंडामेंटल राइट्स के बारे में। अब देखो इन आर्टिकल का मैंने हिंदी मीनिंग बताया था, क्या होता है? जल्दी बताओ जल्दी। क्या? अच्छा, अनुच्छेद। कैसे लिखते हैं अनुच्छेद को? सर आप हिंदी में पढ़ा रहे हो, सही है के? शायद। ठीक है, वैसे ये तो टाइम पास करने के लिए, मैं टाइम पास बहुत करता हूँ। चलो बैक टू द मेन टॉपिक। आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट होता है, कॉन्स्टिट्यूशन का भाग होता है। कॉन्स्टिट्यूशन मैंने बता दिया क्या है। मैंने बोला था, मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि हमें मेन 2 आर्टिकल्स पढ़ने हैं। पहले है कि आर्टिकल 17 एंड आर्टिकल 15, है ना। तो आर्टिकल 17 क्या कहता है? तो होता है एबलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी। ये क्या होता है बताऊंगा थोड़ी सबर। That means no one can henceforth prevent Dalits from educating themselves, entering temples, using public facilities, etc. मतलब एबोलिशमेंट अनटचेबिलिटी का मतलब है कि कोई भी पर्सन छुआछूत के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। मतलब मैं एग्जांपल देता हूँ बहुत अच्छा, बस इतना मान लो ये बोतल अभी के लिए, मुझे पता है अभी के लिए कोई पर्सन है, मेरी स्किन देख रहे हो, देन इसकी स्किन देखो, सिर्फ ये देखना, ये मत देखना नीचे का बात। ये ब्लैक है, मैं ये नहीं कह सकता कि ये काला है, तू मेरे साथ नहीं रह सकता, या तू गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ सकता, और अगर मैंने करा तो मेरे खिलाफ FIR दर्ज हो सकती है। क्यों? मैं बाकी बताऊंगा इसमें, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है इनफैक्ट अनटचेबिलिटी इज पनिशेबल क्राइम। पनिशेबल क्राइम मतलब एक ऐसा क्राइम है जिसके लिए तुम्हें पनिश कर सकते हैं, तुम्हारे खिलाफ FIR दर्ज हो सकती है। अब FIR क्या होती है ये मैं बाद में बताऊंगा कभी, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। तो इसके बाद देखिए आर्टिकल 15, नो वन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट देयर रिलीजन, रेस, सेक्स, कास्ट और प्लेस ऑफ बर्थ। अब देखो होता है क्या, ये आर्टिकल 15 बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन का कि कोई पर्सन किसी भी सिटीजन को
डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। किस बेसिस पे? अब डिस्क्रिमिनेट कर लेकिन किस बेसिस पे नहीं कर सकता? रिलीजन, धर्म, रेस, रेस मतलब उसकी स्किन, त्वचा है ना। बाकी अब सेक्स मतलब उसका जेंडर कह सकते हो तुम, लेकिन ये अलग होता है। फिलहाल के लिए तुम कंसिडर करो। कास्ट मतलब तुम्हें पता है रिलीजन में आती है कास्ट। देन उसके प्लेस ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। प्लेस ऑफ बर्थ मतलब क्या होता है? क्या होता है उसे? हाँ, जन्म स्थान, जहाँ पे तुम पैदा हुए हो, है ना। अब मैं एग्जांपल देता हूँ रिलीजन के बेस पे। सबसे पहले, है ना, रिलीजन के बेस पे कैसे दूं मैं? सपोज दैट स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में हर रिलीजन का बच्चा पढ़ सकता है ना, हर रिलीजन का स्टूडेंट पढ़ सकता है। गवर्नमेंट किसी भी स्टूडेंट को ये नहीं कह सकती कि तुम इस रिलीजन से बिलोंग करते हो तो तुम इस स्कूल में नहीं पढ़ सकते। अगर उसने कहा ना तो उसकी नौकरी चली जाएगी, ठीक है। देन उसके बाद रेस, रेस देखा जाए तो अनटचेबिलिटी में आ जाएगा, ठीक है। सेक्स, अब तो पता है पहले के टाइम पे चलता था, अभी के टाइम पे भी है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन देखो मेरे हिसाब से बताऊं, ये एक तरीके से सही भी है, एक तरीके से गलत भी है, ठीक है। तो उसके बाद कास्ट, कास्ट रिलीजन में आ जाएगा। प्लेस ऑफ बर्थ, ये जरूरी है। सपोज दैट मैं गुजरात में पैदा हुआ, एग्जाम्पल के लिए गुजरात में पैदा हुआ, तो मैं तुम्हें एग्जाम्पल बता रहा था ना किसका? बर्थ प्लेस का, प्लेस ऑफ बर्थ का। देखो 2024 में एक केस आया था, शायद तुमने सुना हो, मुझे पता तुम न्यूज नहीं देखते लेकिन पढ़ते हो तुम, अच्छे बच्चे। तो केस क्या था, बिहार के लोग महाराष्ट्र में जॉब ढूंढने गए थे, लेकिन उनके साथ डिस्क्रिमिनेट करा गया। किस बेसिस पे? प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे। उन्होंने बोला कि तुम बिहार में पैदा हुए हो, तुम्हें यहाँ पे जॉब नहीं मिल सकती, तुम बिहारी हो। उनको बिहारी कहकर उनकी बेइज्जती करी गई, ठीक है। अगर तुम गूगल पे सर्च मारोगे तो आ जाएगा सारी की सारी चीजें, ठीक है। मैंने तो बता दिया आर्टिकल, बाकी मैं आप एक क्वेश्चन लिखवाऊंगा जो होगा कि राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन द कंसर्न ऑफ आदिवासी एंड दलित, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन लिखवाता हूँ, उसका आंसर पहले तुम लिखने की कोशिश करना, देन उसके बाद मैं लिखवाऊंगा। देखो मैंने बोला था सबसे प्यारा क्वेश्चन है, राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स फॉर आदिवासी, हाउ दे यूज्ड। देखो कुछ शायद हिंदी मीडियम वाला बच्चा पढ़ रहा तो मैं उसको समझा दूंगा। उन्होंने बोला है कि आदिवासी के लिए मौलिक अधिकारों की महत्वपूर्णता क्या थी और उन्होंने किस तरीके से इसको यूज करा। भाई तुम बताओ क्या होगा इसका आंसर? सोचो सोचो, जितना मैंने अब तक पढ़ा उसमें से ही है, आराम से सोचो। क्या हुआ? ये पता चला? अरे मुझे पता है ना, तुम पढ़ते ही नहीं हो। चलो कोई नहीं, मैं हूं ना, अगर तुम बताने लगे तो फिर मेरा क्या काम है। चलो मैं बताता हूँ तुम्हें, मैं शॉर्ट में एक स्टोरी बताता हूँ। एनसीईआरटी बुक में एक स्टोरी है जखमलपुर गांव की, जिसमें एक रतनाम करके लड़का है, तुमने सुना होगा रतनाम करके, है ना। तो क्या हुआ, उसके वो ना स्मॉल कास्ट लाइक दलित कास्ट से बिलोंग करता था, है ना। दलित में वो लो कास्ट से बिलोंग करता था, आदिवासी था जो, ठीक है। लेकिन उनके गांव में ना एक फेस्टिवल होता था जो बहुत ज्यादा फेमस था और भी बहुत सारे लोग आते थे, जिसमें ना जो हाई कास्ट वाले पीपल्स है ना उनके पैर धोने पड़ते थे और उस पानी को पीना पड़ता था। कितना बुरी बात है देखो। तो रतनाम को पता चला, वो एजुकेट हो चुका था, उसने एजुकेशन को प्राप्त कर लिया था, है ना। तो उसने क्या करा, उसके पास एक राइट था 1989 एट्रोसिटी, तो उसने एफआईआर दर्ज की। सबसे पहले तो उसको धमकाया गया कि तू अगर एफआईआर दर्ज करेगा हम तेरे को जान से मार देंगे, ये वो, है ना। लेकिन वो डरा नहीं, और यहाँ तक कि उसके घर को भी जलाने की धमकी मिली।
लेकिन वो हटा नहीं। और गांव वाले भी बोल रहे थे कि तुम ऐसा मत करो, तुम्हें मिलने से क्या, तुम्हें ऐसा करने से क्या मिल रहा है। लेकिन रत्नाम ने बोला कि हमारे साथ जो इनजस्टिस हो रहा है, अब तक ये हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं, ये सही है। अगर तुम्हारे लिए सही है तुम इसे कंसिडर करो, तुम इसको मानते रहो। लेकिन देखो मैं तो एफआईआर करूंगा, मैं अपने तरीके से इस पर एक्शन लूंगा और कार्रवाई करूंगा, तुम्हें नहीं करना तो कोई नहीं। लेकिन बाद में चल के वो खुद उनके साथ आ गए थे, उसके साथ आ गए थे। फिर एट्रोसिटी वाला 1989 वाला एक्ट हुआ, देन उसके बाद उनको पनिश करा गया। किसको? जो पीपल्स थे हाई कास्ट वाले, उनको पनिश करा गया। अब इस कहानी में क्या समझ आया इस क्वेश्चन से रिलेटेड? सबसे पहले रत्नाम था। रत्नाम ने क्या करा था? अपने फंडामेंटल राइट्स को राइट को यूज करा, है ना? यूज करा। यूज कैसे करा? एफआईआर करी। किस सेक्शन में? एक्ट 1989, है ना? इस एक्ट में उसने एफआईआर दर्ज करी। एफआईआर की फुल फॉर्म क्या होती है मैं बता दे रहा हूँ। फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। अब देखो मैंने बताया एफआईआर दर्ज करोगे, लेकिन कुछ बच्चों में शायद जो इंटेलिजेंट हो उनमें आया हो कि सर क्या हम हर केस में एफआईआर दर्ज कर सकते हैं? नहीं। बहुत सारे ऑफेंस होते हैं जिसमें एफआईआर के अलावा भी एक चीज होती है जिसको फाइल करनी पड़ेगी। वो मैं आगे बताऊंगा, ऑफेंस में बताऊंगा, ऑफेंस का टाइप है उसमें बताऊंगा, ठीक है? तो उन्होंने एफआईआर दर्ज करी, उसके बाद उस पर एक्शन लिया गया, ठीक है? तो पता चल गया। अब बताओ तुम इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। पेपर के लिए मैं अच्छे से लिखवा दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आ सकता है। 5 नंबर तो नहीं कह सकते इसको हम, लेकिन 3 नंबर में आ सकता है। द आदिवासीज uses their rights in a superior method, है ना? सुपीरियर मेथड में उन्होंने उन राइट्स को यूज करा। अब मैं दलित आदिवासी जरूरी नहीं है, आदिवासी नहीं करा हो, दलित भी हो सकते हैं, वो मुस्लिम्स भी हो सकते हैं, नदर, ठीक है? अब मुस्लिम्स कैसे हैं माइनॉरिटी में मैं बताऊंगा, ठीक है? क्योंकि मुस्लिम्स की जो पॉपुलेशन थी 2011 में, तब सेंसस ऑपरेशन को कंडक्ट करा गया था, तो उसमें आई थी 14.2 समथिंग, आई थिंक 8 था परसेंटेज करके थी। और उसके बाद डिसाइड करा गया था कि ये माइनॉरिटी में इनको स्पेशल क्या होता है वो याद करो सुविधा, स्पेशल सुविधा दी जाएगी, है ना? दलित और मुस्लिम्स उन्होंने यूज करा राइट को, एक्ट को, अपने फंडामेंटल राइट को यूज करा। लेकिन उन्होंने फिर क्या करा, अभी देखो सोचने वाला क्वेश्चन है ना? क्या करा था उन्होंने? आदिवासी ड्रॉन अपॉन फंडामेंटल राइट्स। देखो मैंने आपको शुरू में बताया था फंडामेंटल राइट्स तो मेनली 6 होते हैं, मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 के बारे में पढ़ना है। 2 क्यों पढ़ना है उसके पीछे रीजन बताऊंगा। सबसे जो पहला है वो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, है ना? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइटिंग में मत जाना, बहुत बेकार है। करना है राइट टू एजुकेशन एंड कल्चरल, एंड कल्चरल राइट, है ना? ये दोनों राइट। अब तुम बोलोगे भैया तुमने फंडामेंटल राइट्स तो बता दिए, लेकिन होते क्या ये, क्यों लिखवाया है, मेन पर्पस क्या है? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन मतलब any citizen of a nation can follow any religion if he wanted without taking
एनी ऑफिशियल परमिशन। अब देखो मैंने इंग्लिश में बता तो दिया, लेकिन होता क्या है, मतलब कोई भी नागरिक किसी भी देश का कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकता है बिना किसी ऑफिशियल परमिशन से। मतलब लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर मतलब लॉ को बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव लॉ इम्प्लीमेंट करते हैं ना, बिना इनकी परमिशन लिए वो किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकता है। लेकिन अगर वो चाहता है तो जो आदिवासी थे ना और जो मुस्लिम्स थे वो किसी दूसरे रिलीजन को फॉलो नहीं कर सकते थे। अब कोई शूद्र है वो बोल रहा है कि मेरे को तो ब्राह्मण बनना है जी, लेकिन ब्राह्मण वाले बोलेंगे तुम कर ही नहीं सकते ऐसा, अगर तुमने करा तो फिर तुम्हें पता है क्या होगा। ठीक है, फिर उसके बाद है राइट टू एजुकेशन, कल्चरल राइट, कल्चरल राइट मतलब क्या है इसका? इसका मतलब है कि कोई भी पहले के टाइम पे जो मुस्लिम्स हुआ करते थे ना उनको अच्छी सुविधाएं मिली, दिया जाती थी, अभी भी दी जाती है, क्योंकि उनको एजुकेशन नहीं दी जाती थी अच्छे से प्रॉपर, है ना। उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था, तुमने अभी भी देखा होगा, एजुकेशन के बेस पे तो नहीं, लेकिन जो मुस्लिम्स होती है ना, मुस्लिम्स जो वुमेन्स होती है उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। डिस्क्रिमिनेशन मतलब कोई भी मुस्लिम वुमेन बाहर नहीं निकल सकती, वो सिर्फ और सिर्फ तब बाहर निकल सकते हैं जब उसके साथ उसका कोई ब्रदर हो या कोई उसका हस्बैंड हो, अदरवाइज उसको बाहर निकलने नहीं दिया जाता। ठीक है, मैंने इसका आंसर बता दिया है। ये इस क्वेश्चन को याद कर लेना अच्छे से, पेपर में आ सकता है 3 वरना मैक्सिमम 5 नंबर का तो आएगा ही आएगा, वरना 3 का। चलो उसके बाद मैं अभी भी और चीजें बताऊंगा। देखो मैंने तुम्हें इससे पहले एक टॉपिक पढ़ाया था जिसका नाम था आर्टिकल्स। मैं आर्टिकल्स एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। आर्टिकल्स में मैंने 2 आर्टिकल्स पढ़ाए थे, आर्टिकल 17 और आर्टिकल 15। आर्टिकल 17 में मैंने पढ़ाया था एबॉलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी, एंड आर्टिकल 15 में नो वन कैन बी डिस्क्रिमिनेट एनी सिटीजन ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट, जेंडर, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ एक्सेट्रा। ठीक है, देन उसके बाद हमारा सबसे बढ़िया टॉपिक आया है जिसका नाम है लॉज फॉर द मार्जिनलाइजेशन। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या है, मार्जिनलाइजेशन के बारे में मैंने बता दिया था। तो उनके लिए कुछ लॉज, कुछ कानून लाए गए थे जिसका परिणाम स्वरूप जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी वो मेन स्ट्रीम में आ सके, है ना। पहला, प्रोमोटिंग सोशल जस्टिस। सबसे पहला सोशल जस्टिस को प्रमोट करना। अब सोशल जस्टिस को प्रमोट करने से मार्जिनलाइज ग्रुप का फायदा क्या है? सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा सोशल जस्टिस होता क्या है। मैंने टॉपिक में लिखा था लेकिन मैं पहले बता देता हूँ। यहाँ पे लिखा प्रिंसिपल्स ऑफ फेयरनेस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर द पीपल इन सोसाइटी एंश्योरिंग एवरीवन हैज एक्सेस टू द सेम राइट्स। अब देखो सोशल जस्टिस यहाँ पे लिखा है प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस। प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस मतलब एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज, मतलब कोई सोसाइटी है, खासकर जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी है, उसमें हर सिटीजन को इक्वल राइट्स मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है एंश्योरिंग एवरीवन हैज एक्सेस टू द सेम राइट्स। हर सिटीजन के पास, हर नागरिक के पास समान अधिकार होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि कोई स्कूल जा रहा है, कोई बच्चा स्कूल जा रहा है गवर्नमेंट स्कूल, लेकिन कोई बच्चा नहीं जा रहा या उसको उसके घर वाले मना कर रहे हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, देन उसके बाद है इट इन्वॉल्व्स गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। इसका मतलब क्या है? गवर्नमेंट, इसमें लिखा है इट इन्वॉल्व्स गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, मतलब जब मार्जिनलाइजेशन के लिए कुछ लॉ लाने थे तो उसके लिए गवर्नमेंट ने कार्रवाई करी, एक्शन लिया। ठीक है, तो उनका कुछ इनिशिएटिव्स हैं, इनिशिएटिव्स मतलब लॉज, है ना। सबसे पहले रिजर्वेशन पॉलिसी। रिजर्वेशन पॉलिसी क्या है मैं अभी बताऊंगा, ठीक है, लेकिन शॉर्ट में बता देता हूँ रिजर्वेशन पॉलिसी क्या है। रिजर्वेशन पॉलिसी में जो एससी एंड एसटी कास्ट वाले होते हैं, आदिवासी होते हैं, उनके लिए जो गवर्नमेंट होती है वो पहले से ही कुछ हॉस्टल्स, कुछ एजुकेशन फील्ड में सीट्स को रिजर्व करती है एज फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, देन उसके बाद है हॉस्टल्स एंड एजुकेशन सब्सिडाइज। सब्सिडाइज मतलब क्या होता है? सब्सिडाइज मतलब होता है फ्री। जो गवर्नमेंट है ये भी रिजर्वेशन में आ जाएगी एक तरीके से। ठीक है, देन है एससी एंड एसटी प्रिवेंशन एक्ट 1989 एक्ट। अब ये क्या है? मार्जिनलाइजेशन के लिए 1989 एक्ट लाया गया था जिसमें
एट्रोसिटी वाला एक्ट था, मतलब किसी भी दलित के साथ या कोई भी स्मॉल लो कास्ट है, लो बैकग्राउंड वाली कास्ट है, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, उसके साथ अत्याचार नहीं होगा। ठीक है। तो उसके बाद लास्ट है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। ये मैंने बहुत बार बता दिया था लेकिन दोबारा बता देता हूँ, मुझे पता है तुम याद नहीं रहेगा। एक्ट 2006 मैंने बताया था कि जो आदिवासी होते हैं उनकी पूरी लाइफ फॉरेस्ट के ऊपर बेस्ड होती है ना, सबको पता होगा। लेकिन पहले के समय में एक एक्ट लाया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, मतलब कुछ कंस्ट्रक्शन के लिए जो फॉरेस्ट थे उधर से आदिवासी को इविक्ट कर दिया था। इविक्ट मतलब उनके ही घर से उनको बेघर कर दिया था, है ना। लेकिन फिर गवर्नमेंट ने एक एक्ट लाया जिसका नाम है एक्ट 2006 फॉरेस्ट राइट्स। जो आदिवासी हैं उनको उनके स्थान से, उनके लिविंग प्लेस से इविक्ट नहीं करा जाएगा, उनको बेघर नहीं करा जाएगा। देन उसके बाद मैं आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया है, फिर मैं बताऊंगा रिजर्वेशन पॉलिसी क्या होते हैं, रिजर्वेशन पॉलिसी क्यों लाई और इसको प्रमोट कैसे करें, ये सारी की सारी चीजें। देखो मैंने तो इससे पहले टॉपिक बताया था जिसका नाम था लॉज फॉर द मार्जिनाइजेशन। हमने कुछ लॉज पढ़े थे उसमें मार्जिनलाइज्ड ग्रुप के लिए, है ना। तो उसके बाद मैंने बोला था रिजर्वेशन पॉलिसी पढ़ाऊंगा, जो कि इस चैप्टर में मेरे को सबसे जरूरी लगती है और बहुत ज्यादा बढ़िया है। ठीक है। अब इस पॉलिसी में है क्या, लिख तो रखी है मैंने, कोई बता सकता है क्या? किसी को पता हो तो कमेंट में भेजना, शायद मैंने गलत पढ़ाया हुआ है। देखो, इट इज वेरी सिग्निफिकेंट टुडे विद हाईली कंटेंशियस। अब इसका मतलब क्या है? इट इज वेरी सिग्निफिकेंट टुडे विद हाईली कंटेंशियस, मतलब ये वर्तमान में इस पॉलिसी का यूज एकदम हाई लेवल पे, सुप्रीम लेवल पे करा जाता है। ठीक है। मतलब ये अभी भी इंट्रोड्यूस, मतलब ये अभी भी चालू हो रखी है ना, गवर्नमेंट इस पे वर्क करती रहती है अभी भी, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, ऑल्सो नोन एज अफर्मेटिव एक्शन और पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। अब देखो ये पॉइंट बढ़िया लगा है, इसमें बोला है कि जो रिजर्वेशन पॉलिसी है इसको हम अफर्मेटिव एक्शन या पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन भी कहते हैं। अब ऐसे किस लिए है, क्यों कहते हैं, कोई बता सकता है क्या मेरे को? मुझे पता नहीं, पता होगा बट शांत हो जा। देखो मेरा भाई था वो छोटा वाला, देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि जो रिजर्वेशन पॉलिसी है ना एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन करती है। अब किसके बीच में डिस्क्रिमिनेशन, मैंने तुम्हें बताया था पहले के टाइम पे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र था, है ना। कंफ्यूजन ना हो तो सिर्फ ये लिख लूंगा शूद्र। ठीक है, ये एकदम सुपीरियर लेवल पे थी। देन उसके बाद क्षत्रिय, फिर उसके बाद वैष्णव, और ये पूरी की पूरी जो शूद्र थी पूरी की पूरी एक्सक्लूड कर दी गई थी, है ना, सोसाइटी से एकदम बाहर थी ये। तो इसीलिए कुछ लॉज लाए गए थे, मैंने बताया था रिजर्वेशन पॉलिसी भी लाई गई जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो लो कास्ट वाले हैं ना उनको ही स्पेशल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, नॉट अ गुड बैकग्राउंड वाले रिलीजन को, गुड बैकग्राउंड वाले कास्ट को, सिर्फ ओनली जो लो कास्ट है। लो कास्ट एग्जांपल बताता हूँ मैं, एसटी, एससी, आदिवासी एंड मुस्लिम। ये मेजर 4 लो कास्ट वाली ग्रुप है, लो कास्ट वाले कम्युनिटीज है ना। तो उसके बाद लिखा हुआ है मैंने, देखो मैंने बता दिया, लेकिन ये एसटी और एससी की फुल फॉर्म क्या होती है शायद किसी को पता हो, मुझे पता है, मुझे तो पता है भाई, तुम्हें पता है? रहने दो, तुमने पढ़ी है, मैं तुम नहीं पढ़ते, मुझे पता है। एसटी की फुल फॉर्म होती है शेड्यूल्ड ट्राइब्स। शेड्यूल्ड ट्राइब्स इसको लिखते कैसे हैं मैं बताता हूँ। मैंने लिखा है एसटी, एससी। एसटी मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब्स, उसके बाद है एससी, शेड्यूल्ड सेम है, यहाँ पे कास्ट है बस। ठीक है,
ट्राइब्स मैंने बता रखा है तुम्हें, जो आदिवासी होते हैं, ठीक है। तो इसके बाद है कास्ट, ठीक है। अब ये यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज अ सिस्टम ऑफ सेटिंग असाइड अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ सीट्स इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट जॉब्स, लेजिस्लेचर। देखो मैं बता रहा हूँ, रिजर्वेशन पॉलिसी एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कुछ सर्टेन सीट्स को रिजर्व करा जाता है एक साइड में, एक साइड लेवल पे, मतलब एक अलग से रिजर्व करके रखते हैं। किसके लिए जल्दी बता दो, क्या सुनाने दिया मेरे को? शाबाश, लो कास्ट के लिए, है ना। तुम पढ़ने लगे अब, तभी तो बोल रहा हूँ, मैं हूँ इतना अच्छा। चलो मैंने बता दिया, सिस्टम है कि जिसमें कुछ सर्टेन परसेंटेज ऑफ सीट्स इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट जॉब्स, इन 3 इंस्टीट्यूशंस में गवर्नमेंट लो कास्ट के लिए सीट्स को रिजर्व करके रखती है ऑलरेडी पहले से, है ना। तो उसके बाद है कि लास्ट पॉइंट, इन इंडियन पॉलिटिक्स अ पॉलिसी डिजाइन्ड टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी एंड अ लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर हैव हिस्टोरिकली फेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वालिटी। अभी लिखा गया हुआ है, इसमें बोला है इंडियन पॉलिटिक्स, जो भारतीय राजनीति का है ना, राजनीति, उसमें तो इस पॉलिसी को डिजाइन कर रखा है जो कि स्पेशल अपॉर्चुनिटीज या लेवल प्रोवाइड करती है, इसको जो लो कास्ट वाले हैं, डिस्क्रिमिनेशन को खत्म कर देती है। सच बात नहीं है, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन होता है, मैंने बताया था ना, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन भी कहते हैं इसको। क्यों कहते हैं ये बता दिया था मैंने। ये सारी चीजें समझ आ गई है, मैं तुम्हें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा अभी। देखो मैंने तुम्हें रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में बताया था, लेकिन मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज बताऊंगा तुम्हें इसमें, जो कि एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है। एनसीईआरटी में जो चैप्टर है उस पूरे चैप्टर में नहीं है चीज। देखो रिजर्वेशन में इन तीन कास्टों को रिजर्वेशन पॉलिसी प्रोवाइड करी गई थी। अब तो मैं एसटी की फुल फॉर्म बता देती हूँ, मैंने याद रख लेना, पूछ सकते हैं। एसटी की बता देती हूँ। ओबीसी क्या होती है इसकी, स्कूल में मुझे नहीं पता है ना, तुम नहीं पढ़ते, मैं लिखवा दे रहा हूँ। अदर बैकवर्ड, मोटे शांत हो जा भाई, मेरा भाई है, परेशान करता रहता है, छोटा है ना। अदर बैकवर्ड क्लास, इसके बाद चल गई फुल फॉर्म। देन उसके बाद है ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस की क्या होती है? ईडब्ल्यूएस की फुल फॉर्म होती है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। अब होता क्या है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, मतलब जिनकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा लो है, डाउन है, ठीक है, जो कि अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, एक समय के रोटी नहीं खा सकते। तो ना 2019 में एक एक्ट आया था, वो 103rd अमेंडमेंट था कॉन्स्टिट्यूशन का, है ना। तो उसमें डिसाइड करा था गवर्नमेंट ने कि एसटी एससी को 15%, एसटी को 7.5%, ओबीसी को 27%, ईडब्ल्यूएस को 10% रिजर्वेशन प्रोवाइड करी जाएगी, ठीक है। और इसमें कुछ ये तो कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा है, पढ़ना हो तो पढ़ लेना, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं, अगर पढ़ोगे तो तुम्हारी नॉलेज ही बढ़ेगी। इसमें लिखा है आर्टिकल्स 330 और 332 एससी एंड एसटी प्रोवाइड रिजर्वेशन लोकसभा, आर्टिकल्स 243D एंड 243T, ठीक है, रिजर्वेशन सीट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज, ठीक है। अब देखो इसमें लिखा है आर्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूशन में ये दो आर्टिकल हैं, आर्टिकल 330, आर्टिकल 332, ये बताते कि जो एससी एंड एसटी है इनको रिजर्वेशन प्रोवाइड करी जाएगी, किसमें? लोकसभा में। लोकसभा क्या होता है? लोअर हाउस होता है ना, याद करो जल्दी। फिर है आर्टिकल्स 243D एंड 243T। टी और डी क्या है ये तुम्हारे जानने की चीज नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा हाई लेवल हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन में दो आर्टिकल्स ये भी है, 243D एंड 243T। ये भी रिजर्वेशन को
प्रमोट करते हैं, मतलब रिजर्वेशन को प्रोवाइड करवाते हैं। लेकिन कैसे, मतलब किधर? जैसे कि आर्टिकल 332 और 330 ये तो लोकसभा में रिजर्वेशन को प्रोवाइड करवाते हैं जो SC एंड ST है। लेकिन आर्टिकल 243 डी एंड टी ये रिजर्वेशन सीट्स को रिजर्व करवाते हैं, और सर्टेन परसेंटेज को रिजर्व करवाते हैं किसमें? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज में। ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडी मतलब लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव में। अब क्या होता है ये मुझे पता है, तुम्हारे माइंड में आया होगा क्वेश्चन, लेजिस्लेचर क्या होता है भैया और एग्जीक्यूटिव क्या होता है। अब तुम्हें बता देता हूँ क्या होता है, शॉर्ट में बताऊंगा। ये तुम 7th में पढ़ चुके हो ऑलरेडी, और 8th में भी तुमने कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर में पढ़ा था, जिसमें तब तुमने की फीचर्स पढ़े थे। फिर मैं बता देता हूँ, मुझे पता तुम पढ़ते नहीं हो, मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ। पढ़ लो भाई, पढ़ लो। चलो, पहला है लेजिस्लेचर। देखो, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव, ये होता क्या है? लेजिस्लेचर मतलब होता है लॉ मेकिंग बॉडी, लॉ मेकिंग बॉडी। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या होता है, कोई बता सकता है मेरे को? नहीं पता होगा तुम्हें। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा लोकसभा, राइटिंग को मत जाना, और जो मैं जितना बोल रहा हूँ वो सुन लेना मेरे, और राज्यसभा। ठीक है, ये लॉ को मेड करती हैं। तो उसका बाद है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है लॉ इम्प्लीमेंटिंग बॉडी, लॉ इम्प्लीमेंटिंग बॉडी। ठीक है, लॉ इम्प्लीमेंटिंग बॉडी। अब होता क्या है, मैंने बता तो दिया कि ये लॉ मेकिंग बॉडी होती है, लॉ इम्प्लीमेंटिंग बॉडी। एक एग्जांपल देता हूँ, तुमने शायद जम्मू कश्मीर में 370 आर्टिकल्स को पढ़ा होगा, शायद तुम न्यूज में देखते हैं, मैं बता दे रहा हूँ। उसमें कोई भी बाहर का पर्सन आएगा तो वहां पे जमीन नहीं ले सकता, वहां पे लीव नहीं कर सकता। आर्टिकल 370 था। ठीक है, लेकिन फिर बाद में उसको हटा दिया गया। अब बनाया किसने था? लेजिस्लेचर ने। इम्प्लीमेंट एग्जीक्यूटिव ने करा था, लेकिन उसको फिर मॉडिफाई करा, उसको हटाया। वो किसने करा था? वो करा था जुडिशियरी ने। जुडिशियरी है ना, ये तीनों के तीनों पिलर होता है गवर्नमेंट के। ये अमेंडमेंट करती है। अमेंडमेंट मतलब बता रहा हूं मैं, अमेंडमेंट एक्ट मतलब कोई लॉ बनाया गया लेकिन उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करनी है। ठीक है, तो उसके लिए जुडिशियरी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट रोल को एक्ट करती है ना। मैं तुम्हें फिर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा। मैंने आपको रिजर्वेशन पॉलिसी बता दी थी और भी कुछ एक्स्ट्रा चीजें बताई थी। क्या बताई थी वैसे एक्स्ट्रा चीजें, याद करो जल्दी। यार मैं भी भूल गया। हाँ याद आ तो गया, आर्टिकल 330, आर्टिकल 332 के बारे में बताया था ना शायद मैंने। अरे हाँ वही तो बताया था, तुम मेरे को ही बुला दोगे अपने साथ। फिर उसके बाद आर्टिकल 243 डी एंड टी बताया था, है ना। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन आता है बढ़िया वाला, जो देखो पेपर में चांसेस है 75% है इसके चांसेस कि आए। इसमें लिखा है हाउ डज द रिजर्वेशन पॉलिसी वर्क। जो रिजर्वेशन पॉलिसी है मैंने बता दिया क्या होती है, लेकिन ये वर्क कैसे करती है, ये रिजर्वेशन प्रोवाइड कैसे करती है, मैं आपको इसका आंसर लिखवाऊंगा। अरे खुद लिखने की कोशिश करो, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में भेजना मेरे को। लिखो जल्दी जल्दी लिखो कॉपी में। चलो मैं लिखवाता हूँ। इसमें लिखा हाउ डज द रिजर्वेशन पॉलिसी वर्क। रिजर्वेशन पॉलिसी वर्क कैसे करती है? सबसे पहला by reserving a certain percentage, reserving a certain percentage in the government jobs, education
इंस्टीट्यूशन एंड एक और आया है जो मेरे को जस्ट अभी याद आया, एंट्रेंस एग्जामिनेशन है ना। पहला पॉइंट तो ये हो गया। ये है क्या, इसका मतलब क्या है, ये लिखा रखा है मैंने। इसका मतलब है बाय रिजर्विंग अ सर्टेन परसेंटेज इन द गवर्नमेंट जॉब्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, एंट्रेंस एग्जामिनेशन। मतलब इसका मतलब है कि कुछ सर्टेन परसेंटेज सीट्स को रिजर्व कर लेना, सर्टेन परसेंटेज सीट्स, ठीक है, कुछ सर्टेन परसेंटेज सीट्स को रिजर्व कर लेना। किसके लिए, एससी एंड एसटी के लिए। किस पर्पस में, गवर्नमेंट जॉब, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन। एंट्रेंस एग्जामिनेशन शायद तुमने एनएमएमएस वाला सुना होगा। एनएमएमएस एग्जाम 8th में होता है स्कॉलरशिप के लिए। इसमें भी कास्ट में डिवाइड कर रखे रिजर्वेशन, एससी के अलग रिजर्वेशन है, एसटी के लिए अलग रिजर्वेशन है, ओबीसी के लिए अलग है ना। तो इसी तरह, लेकिन फिर दूसरा पॉइंट ये बहुत ज्यादा जरूरी है, by introducing the certificate proof of the any caste like SC and ST। देखो अब मैं बताता हूँ तुम्हें, यहाँ पे लिख क्या रखा है मैंने। देखो राइटिंग पे मत जाना, राइटिंग बहुत बेकार है मेरी। इसमें लिखा है बाय इंट्रोड्यूसिंग द सर्टिफिकेट प्रूफ ऑफ द एनी कास्ट लाइक SC एंड ST। ये मैंने क्यों लिखा है, इसमें बोला है, देखो मैंने बताया रिजर्वेशन पॉलिसी सॉरी मैं 2 मिनट पानी पी लूं। हाँ चलो बैक टू द टॉपिक। मैंने तुम्हें बताया रिजर्वेशन पॉलिसी SC एंड ST के लिए रिजर्व करी जाती है, ठीक है। लेकिन इमेजिन ब्राह्मण आ गया कोई, बीच में घुस गया वो। अब किसी को पता तो नहीं चल रहा कि वो ब्राह्मण या क्षत्रिय या सगल देख के तो नहीं बता सकते नाम, है ना। तो इसीलिए उसको कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। कास्ट सर्टिफिकेट हर बच्चे का पास होगा, बर्थ सर्टिफिकेट होता है जैसे, तो उसमें लिखी रहती है कौन सी कास्ट है, ठीक है, और किस जगह पे वो बच्चा बॉर्न हुआ है ना। इसलिए लिखा हुआ है इंट्रोड्यूसिंग द सर्टिफिकेट प्रूफ ऑफ द एनी कास्ट लाइक SC एंड ST, ताकि कोई अनदर कास्ट इसका बेनिफिट ना ले ले। इस रिजर्वेशन पॉलिसी के बेनिफिट सिर्फ SC एंड ST और OBC और मुस्लिम्स को ही प्रोवाइड कराया जाए। मैंने इससे पहले एक क्वेश्चन लिखवाया था, उसके बाद एक टॉपिक आया सबसे बढ़िया टॉपिक, जिसका नाम है प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ दलित्स एंड आदिवासी। अब टॉपिक पढ़ने के बाद ही तुम्हें पता चल गया होगा, शायद किसी बच्चे को पता चलेगा कि हम इस टॉपिक को पढ़ने के वाले हैं। प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ दलित, जो दलित और आदिवासी है उनके अधिकार को हम बचाए कैसे, उनकी रक्षा कैसे करें हम। देखो पहला है यहाँ पे इम्प्लीमेंट द लॉज व्हिच प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एट्रोसिटीज एंड मैनुअल स्कैवेंजिंग। ये पॉइंट क्या क्या है, बोले इम्प्लीमेंट द लॉज, कुछ लॉज को, कुछ कानून को लागू करवाओ जिसका परिणाम स्वरूप जो SC एंड ST कास्ट है, जरूरी नहीं है SC ST या OBC या मुस्लिम्स या EWS बताया था मैंने, क्या है इसकी फुल फॉर्म, जल्दी याद करो, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है ना, ठीक है। चलो एट्रोसिटी मैनुअल स्कैवेंजिंग, ये होता क्या है, हमने लॉ तो इम्प्लीमेंट करवा दिया, लेकिन यहाँ पे लिख रखा है एट्रोसिटी मैनुअल स्कैवेंजिंग। मैनुअल स्कैवेंजिंग मैंने बता दिया था तुम्हें,
मैं दोबारा बता देता हूँ। पहले के टाइम पे मैंने कास्ट सिस्टम बता देता, उसमें सबसे जो लो कास्ट थी उसका नाम था शूद्र, है ना। उसके साथ इतना मतलब इतना बेकार बर्ताव करा जाता था, व्यवहार करा जाता था, मतलब उनसे ह्यूमन पॉट से उनका वेस्ट उठवाया जाता था। उसके बाद यहाँ पे है फिर है इन्वॉल्व लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड। अब लीगल क्या होता है, देखो दो ब्रांच होती है, एक होता है लीगल एंड एक होता है इलीगल, ठीक है। देखो मैं लीगल बताता हूँ। लीगल जो कि गवर्नमेंट के अंडर में हो, ठीक है, मतलब सॉरी हंसने लीगल एंड इलीगल। लीगल मतलब वो सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में रहकर, मतलब उसके दायरे में रहकर वो काम हो रहा है, तो उसको बोलेंगे लीगल। अब इलीगल इसका जस्ट अपोजिट कर दो, ये कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो ही नहीं कर रहा, कॉन्स्टिट्यूशन का हनन कर रहा है, मतलब उसको डिसफॉलो कर रहा है, समझा सकते, ठीक है। लीगल इलीगल पता है। एक केस है अरावली, लेकिन वो एक तरीके से देखें लीगल भी है, बाकी वो एक तरीके से देखा जाए तो ज्योग्राफी का टॉपिक है, एयर पॉल्यूशन वगैरह बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन यहाँ पे लिखा है एक वर्ड एट्रोसिटी, इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, जल्दी याद करो, जल्दी भूलना नहीं है। क्या था, क्या, अत्याचार। अब देखो ये अत्याचार वर्ड कैसे बना है, चलो रहने दो, तुम संस्कृत से पक जाओगे। चलो एट्रोसिटी मतलब होता है जेनोसाइड, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वॉर क्राइम्स, एथनिक क्लींजिंग। तो होता क्या है एट्रोसिटी, मैंने क्या लिख रखा है यहाँ पे, मतलब मैंने एससी एंड एसटी के बारे में बता दिया, ओबीसी मुस्लिम के बारे में बता दिया, लेकिन उनके साथ अत्याचार होता है, उनके साथ अत्याचार होता है। अत्याचार किस तरीके से अत्याचार होता है, उनके साथ क्राइम करा जाता है। एक केस बताता हूँ मैं, केस तो नहीं, अगर तुम पहले देखो एससी के साथ इतना बेकार व्यवहार करा जाता था, उसमें उनके साथ कभी कभी इतना ज्यादा गलत व्यवहार, क्या बताऊं मैं, तो वो एट्रोसिटी में उनके साथ अत्याचार करा जा रहा है ना, मार्जिनाइज्ड ग्रुप के साथ अत्याचार करा जाता था ना। और ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी तो तुम्हें पता ही है, मनुष्यता, मैंने एट्रोसिटी बता दिया, प्रोटेक्शन बता दिया। देन इसके बाद मैं एक बढ़िया टॉपिक बताने वाला हूँ जिसका शायद तुम इंतजार हो, जिसका नाम है एससी एंड एसटी के लिए जो एक्ट आया था, जिसका नाम था 1999 एक्ट प्रिवेंटिंग एट्रोसिटी। देखो मैंने तुम्हें इससे पहले प्रोटेक्शन फ्रॉम एट्रोसिटी वाला बताया था, फिर उसके बाद मैंने बोला था मैं तुम्हें एससी एंड एससी वाला एक्ट बताऊंगा जिसका नाम है एक्ट 1989, है ना, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी। एट्रोसिटी क्या होता है, क्या होता है, जल्दी बताओ, जल्दी, टाइम नहीं है। क्या, अत्याचार, लिख देता हूं मैं, बच्चे भूल जाते हैं, टॉप पे लिखा हुआ है अत्याचार, ठीक है। उसके बाद इसके बारे में कुछ मैंने बता रखा है यहाँ पे, क्या क्या लिखा हुआ है ऐसे, इसमें लिखा है एक्ट वाज फ्रेम्ड इन 1989। अब इसका मतलब क्या है, इसमें बोला एक्ट वाज फ्रेम्ड, फ्रेम्ड मतलब क्या होता है, उसको तैयार करा गया है ना, सिर्फ तैयार करा गया है, ना कि उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, वो लॉ नहीं बना अभी तक। चलो अब एक टॉपिक आया है लॉ एंड एक्ट, वो मैं इसके बाद बताऊंगा। 1989 एक्ट फ्रेम्ड करा गया था 1989 में ही, इसीलिए इसको 1989 एक्ट कहते हैं। जैसे मैंने 2019 वाला एक्ट था जिसमें ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी को कुछ सर्टेन परसेंटेज, कुछ स्पेसिफिक पर्टिकुलर परसेंटेज में रिजर्वेशन प्रोवाइड करी गई थी, है ना, तो इसीलिए इसका नाम 1999 हो गया। उसके बाद फिर लॉ इन इंडिया डिजाइन्ड टू प्रिवेंट एट्रोसिटी अगेंस्ट मेंबर्स ऑफ दिस कम्युनिटी, वही सेम पॉइंट बोल रहा है, मतलब
इस लॉ का मेन मकसद क्या है, इस लॉ से बेनिफिट क्या होगा, इस लॉ का मेन एम क्या है। ये लॉ इंडिया में डिजाइन करा गया था ताकि जो एट्रोसिटी, जो अत्याचार है, किस पे अत्याचार होता है, SC एंड ST कास्ट के ऊपर, है ना। देखो कास्ट के ऊपर बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है, कास्ट और रिलीजन मेनली, है ना। तो इसीलिए इंडिया में लॉ बनाया गया था ताकि इंडिया में डिस्क्रिमिनेशन रुक जाए। लेकिन देखो सच बताऊं मैं, डिस्क्रिमिनेशन अभी भी होता है फिलहाल, लेकिन बहुत ज्यादा लो लेवल पे होता है। कैसे होता है वो बताऊंगा मैं, वो बहुत बड़ा टॉपिक है। उसके बाद इसका पर्पज, इसका मेन एम क्या है, इसका मकसद क्या है, क्यों बनाया गया ये गवर्नमेंट ने। ये तो है नहीं गवर्नमेंट खाना खा रही थी, उनका माइंड मैच चलो एक लॉ बना देते हैं, उन्होंने बना दिया 1989। अब कुछ नेशन में कुछ हो रहा है तो उसका कुछ मेन एम तो होगा। 370 आर्टिकल जम्मू कश्मीर पे लगा था, उसका कुछ एम था। तो इसीलिए इसी तरीके से इसका भी कुछ एम था। क्या पर्पस था, टू प्रिवेंट द कमीशन ऑफ एट्रोसिटी अगेंस्ट SC एंड ST। वही सेम पॉइंट बता रहा है ये भी, मतलब SC एंड ST के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन को खत्म कर दिया जाए, मतलब जड़ से खत्म कर दिया जाए, ठीक है। फिर उसके बाद ऑफेंस बताया, देखो यहाँ पे लिखा है ऑफेंस, तुम्हारे लिए एक नया शब्द हो शायद। ऑफेंस मतलब क्या होता है, मैं तुम्हें बताता हूँ। ऑफेंस एक प्रोसीड्यूर होता है जिसमें किसी पनिशेबल पर्सन को पनिश करा जाता है, जिस प्रोसेस के द्वारा, जिस प्रोसीड्यूर से पनिश करा जाएगा उसको बोलेंगे ऑफेंस, ठीक है। मतलब मैं एग्जांपल देता हूँ, इमेजिन दैट मैंने एक मर्डर कर दिया भाई, मैं गैंगस्टर बन गया गुस्से के लिए, है ना। एकदम इतना भयंकर गैंगस्टर, क्या बताऊं मैं। उसको तो जानते होगे ना तुम, क्या नाम है उसका, हाँ लॉरेंस बिश्नोई को जानते हो ना तुम, पता है ना कौन है, सब जानते होंगे। मुझे पता सारे गैंगस्टर ही बनने आते हैं, बस कोई खतरा तो मैं बुला लूंगा तुम्हें, टेंशन मत लेना, तुम्हारा यूज करूंगा, ठीक है। बैक टू द पॉइंट टॉपिक। ऑफेंस मतलब मैंने इमेजिन दैट कोई मर्डर कर दिया, कोई क्राइम कर दिया, है ना। मेरे को, मेरे खिलाफ FIR दर्ज हो गई, ठीक है। FIR की फुल क्या होती है, जल्दी हो तो जल्दी, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, है ना। FIR दर्ज हो गई मेरे खिलाफ, उसके बाद क्या होगा, FIR दर्ज होने के बाद ना जो पुलिस है ना वो चार्जशीट फाइल करेगी। चार्जशीट फाइल जब होती है जब पूरी तरीके से वो केस कंप्लीट कस्टडी में हो जाए। कस्टडी क्या होता है, कस्टडी मेनली बताओ तो वो केस के ऊपर डिपेंड है कितने दिन की कस्टडी होती है, कोई 1 महीना, 90 डेज, बहुत सारे अलग अलग दिन में कस्टडी होती है। देन उसके बाद जो पुलिस है वो चार्जशीट फाइल करती है कोर्ट में, ठीक है। तो उसके बाद मैं कोर्ट में जाऊंगा, क्राइम है मैं बताऊंगा किस कोर्ट में। कोर्ट भी बहुत सारे होते हैं, सेशन कोर्ट है, सेशन कोर्ट में क्रिमिनल केस भी सुने जाते हैं, सिविल केस भी। जब मैं सिविल केस, सपोज दैट मैं मैजिस्ट्रेट हूँ, जज हूँ, अगर मैं सिविल केस सुन रहा हूँ तो मैं सिविल मैजिस्ट्रेट हो जाऊंगा, अगर मैं क्रिमिनल केस सुन रहा हूँ तो मैं क्रिमिनल मैजिस्ट्रेट, ठीक है। लेकिन सेशन कोर्ट में ही सुने जाते हैं, ठीक है, सेशन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो फिर ऑफेंस में बता रहा था, मैं कोर्ट में गया, ठीक है। उसके बाद जो मैंने अपना वकील बुलाया था सपोर्ट में, उसने भी कुछ दलीलें करी। देन उसका जो अपोजिशन वाला था उन्होंने मेरे से कुछ सवाल पूछे, है ना। देन इसके बाद ये सारे प्रोसेस होने के बाद जो जज था, जो जस्टिस थे, उन्होंने बोला कि सब जो दोनों पार्टीज की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट इस नतीजे पे पहुंची है, जो मिस्टर कुणाल है उनको इस आर्टिकल के तहत जेल में डाला जाएगा, ठीक है। उनको इम्प्रिजनमेंट की सजा सुना दी, लाइक मतलब समझो आजीवन कारावास, ठीक है। आजीवन कारावास की मेरे को सजा सुना दी कि मेरे को पूरी लाइफ टाइम घर पे जेल में ही बिताना पड़ेगा, पूरी लाइफ, ठीक है। अब ये कहानी तो बता दी मैंने, कहानी में ऑफेंस क्या हुआ। ऑफेंस मतलब मेरे को जिस तरीके से जस्टिस ने प्रोसीड्यूर करा, जिस तरीके से मेरे को सजा दिलवाई, उस सारे प्रोसीड्यूर को बोलेंगे ऑफेंस। भी बहुत बड़ा टॉपिक है, लॉ की स्टडी में बहुत बड़ा टॉपिक ऑफेंस। ऑफेंस के बहुत सारे टाइप होते हैं,
like cognizable offense, non-cognizable offense, bailable offense, non-bailable, compoundable and non-compoundable। मेन 6 होते हैं और भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। अब ऑफेंस, इसमें ऑफेंस क्या था, मतलब द एक्ट डिफाइंस एंड पनिशेस wide range of offenses including forcing SC and ST members to consume inedible products, parading them naked, wrongful occupying their land, denying them voting rights। मेन इसमें 4-5 पॉइंट्स हैं जो कि पेपर में आ सकते हैं। इसमें बोला है पहले ऑफेंस इंक्लूडिंग फोर्सिंग वाइड रेंज, मतलब इस एक्ट में कुछ ऑफेंस है, मतलब कोई भी सिटीजन, किसी भी SC या ST जो हाई कास्ट वाले पर्सन है, जो सिटीजन है, वो लो कास्ट वाले सिटीजन को, मतलब SC या ST पीपल को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, उसके मेंबर को फोर्सफुली ये नहीं कर सकता तुम्हें इनएडिबल प्रोडक्ट खाना होगा। अब इनएडिबल प्रोडक्ट क्या होता है, इनएडिबल प्रोडक्ट में बताता हूँ, साइंस का वर्ड है तो एडिबल एंड इनएडिबल प्रोडक्ट, ठीक है। एडिबल प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होते हैं जिनको हम खा सकते हैं, जिसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इनएडिबल प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको हम नहीं खा सकते, जो हमारे लिए रैंसिड होते हैं, है ना, इतना पता चल गया। उसके बाद है कि पैराडिंग देम नेक्ड, इसका मतलब क्या है, मतलब पहले के टाइम पे जो SC और ST वाले थे ना, उनको नंगा करके उस एरिया में घुमाया जाता था। सोचो कितनी गलत बात है ये, बहुत गलत बात है ये। उनको नंगा करके उस पूरे एरिया में घुमाया जाता था। सोचो जो पर्सन है उसकी रिस्पेक्ट पे क्या, मतलब क्या अफेक्ट पड़ता होगा। उसके बाद wrongfully occupying their land। अब देखो मैं थोड़ी तुम्हें पास्ट में लेके जाता हूँ। हिस्ट्री में एक चैप्टर तुमने पढ़ा होगा, कंट्री रूलिंग द कंट्री साइड, उसमें जब ब्रिटिशर्स से कॉलोनियल रूल था उस टाइम पे, कॉलोनियल रूल में जो पीजेंट्स थे, फार्मर्स थे, उनसे उनकी जमीन मतलब हड़प ली जाती थी, है ना, इलीगल तरीके से ऑक्यूपाई कर ली जाती थी, है ना, टायरन कर ली जाती थी। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी रॉन्गफुली तरीके से, इलीगल प्रोसीड्योर से, इलीगल प्रोसीड्योर के कारण जो SC एंड ST उनका जो लैंड था, उनकी प्रॉपर्टी थी, है ना, उसको रॉन्गफुली ऑक्यूपाई कर दिया जाता था। मतलब मैं एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल मैं SC कास्ट का हूँ, ठीक है, मेरे साथ कोई पर्सन है जो हाई कास्ट का है, ठीक है, मैं जा रहा था, वो बगल में खड़ा हुआ था, मैं जा रहा हूँ ऐसे, गलती से मैंने उसके ऊपर पैर रख दिया गलती से, तो उस टाइम पे क्या होगा, वो हाई कास्ट का है, लेकिन उस टाइम पे वो चाहे तो मेरा रॉन्गफुली मेरे लैंड को ऑक्यूपाई कर सकता है, लेकिन ये इलीगल है। कैसे कर लेगा, कैसे कर लेगा वो, अगर उसने करा तो फिर उसके खिलाफ तो भाई FIR दर्ज होगी, FIR दर्ज तो नहीं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो जाएगा, कुछ स्पेशल कोर्ट होते हैं उसमें जाएगा, है ना। उसके बाद डिनाइंग देम वोटिंग राइट्स। अब देखो डेमोक्रेटिक नेशन में सबके पास राइट करने का, राइट टू वोट राइट होता है ना, ये हमारा बेसिक फंडामेंटल राइट्स है जो कि सिटीजन, हर सिटीजन को प्रोवाइड करा जाता है, लेकिन उसको तभी वो राइट गेन होगा, तभी वो उसका एडवांटेज उठा सकता है जब वो 18 या उससे अपर एज का हो, है ना। इट मीन जब वो मैच्योर हो, लेकिन कंपलसरी नहीं वो मैच्योर, लेकिन 18 एंड उसके अबव ईयर्स का होना चाहिए वो। तो मैंने आपको SC एंड ST वाला मतलब 1999 एक्ट बता दिया, ठीक है। लॉ मतलब इसमें क्या है, पर्पस क्या था, ऑफेंस क्या है, ये बता दे सारी की सारी चीजें। उसके बाद मैं बताऊंगा तुम्हें एक्ट एंड लॉ के बीच में डिफरेंस। मैंने बोला था कि मैं एक्ट एंड लॉ के बीच में डिफरेंस बता दूंगा, छोटा सा डिफरेंस है, इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। मैंने तुमसे वादा किया था मैं डिफरेंस बताऊंगा एक्ट एंड लॉ के बीच में। देखो ये टॉपिक वैसे तो हमारे सिलेबस में इतना ऑफिशियल तरीके से नहीं पढ़ाया जाएगा, क्योंकि नहीं है, मैं फिर भी बता देता हूँ तुम्हें शॉर्ट में। एक्ट दोनों का मतलब होता है, ठीक है, लेकिन एक्ट
ये एक अलग प्रोसीड्योर होता है और लॉ के लिए अलग प्रोसीड्योर, मतलब प्रोसीड्योर सेम होता है लेकिन लास्ट में कुछ प्रोसेस होते हैं जिनके द्वारा ये एक्ट रह जाता है और आगे चल के यही एक्ट लॉ बन जाता है। कैसे? एक्ट मतलब ये लेजिस्लेचर के द्वारा बना दिया गया। लेजिस्लेचर मतलब ये कोई एक्ट है, सपोज दैट मैं कोई भी एक्ट ले रहा हूँ, एक्ट 1999 है ना, ये तो बताया मैंने तुम्हें। ये पहले लोकसभा राज्यसभा में गया और उसके बाद लोकसभा में गया, है ना। और इन दोनों सभाओं की ना मेजोरिटी चाहिए होती है 3/4। इनके जितने मेंबर्स होते हैं, कितने मेंबर्स होते हैं इसमें? 245 होते हैं ना, इसमें 543 है ना। 3/4 दोनों में से 3/4 मेजोरिटी मिल गई, वो एक्ट होगा। सिर्फ उस टाइम के लिए सिर्फ एक्ट होगा, क्योंकि वो सिर्फ इंट्रोड्यूस हुआ है, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, उसको पेंडिंग है अभी। अब लॉ कैसे बनेगा? ये लॉ बनेगा, ये तो हो गया, ये प्रोसीजर तो हो गया, ठीक है। लेकिन इसके बाद प्रेसिडेंट के साइन, सिग्नेचर भी तो होंगे प्रेसिडेंट के, ये तो मेन है। अगर कोई एक्ट है उसको आगे चल के लॉ बनाना है ऑफिशियल तरीके से, मतलब किसी नेशन में इम्प्लीमेंट करना है, तो उसमें प्रेसिडेंट के साइन, उसमें प्रेसिडेंट के सिग्नेचर बहुत ज्यादा कंपलसरी है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर उस पर प्रेसिडेंट का साइन नहीं होगा, सिग्नेचर नहीं होंगे, तो वो लॉ नहीं बनेगा। वो एक्ट तो बना ही है, ठीक है, वो एक्ट तो बना है, लेकिन तब लॉ बनेगा ना, तब उस पर प्रेसिडेंट का सिग्नेचर डन होगा, एकदम हो गया, उसके बाद जाके ये लॉ बनेगा, उसके बाद जाके लॉ बनेगा, ठीक है। मैंने एक्ट और लॉ के बीच में डिफरेंस बता दिया। देखो, मैंने एक्ट पढ़ा दिया, उसके बाद विक्टिम रिलीफ आया है। विक्टिम रिलीफ क्या होता है? विक्टिम एक होता है विक्टिम, एक होता है एक्यूज्ड। विक्टिम मतलब जिसके साथ लड़ाई हुई है, एक्यूज मतलब जो आरोपी है ना। आरोपी को हम इंग्लिश में बोलते हैं एक्यूज्ड, ठीक है। अब देखो, विक्टिम रिलीफ तब अगर किसी ने 1999 एक्ट का हनन करा, ठीक है, तो उसके साथ, अब किसी ने हनन तो हो गया, लेकिन जिस पर्सन के साथ हुआ ना, उसको इमीडिएटली फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करी जाएगी, अगर इकोनॉमिक के बेसिस पे हुआ है, ठीक है, उसको तुरंत प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी जाएगी, उसको स्पेशल अपॉर्चुनिटी उस टाइम के लिए, स्पेशल राइट्स प्रोवाइड करे जाएंगे, ठीक है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उस टाइम के लिए, सिर्फ, है ना। अब किसी के साथ अन्याय हुआ, इनजस्टिस हुआ और 1999 एक्ट का हनन करा, तो उसको जिसके साथ हुआ है ना, अगर वो इकोनॉमिक पे बेसिस का, तो उसको फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करी जाएगी, है ना। और अगर उसकी जान को कुछ खतरा है तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी जाएगी। और स्पेशल राइट्स का, और मतलब स्पेशल राइट्स में कंपेंसेशन, है ना, कंपेंसेशन प्रोवाइड करी जाएगी। ये वैसे बताऊं तो ये लोक अदालत में होता है। लोक अदालत एक ऐसी अदालत होती है जिसमें दो पार्टीज आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करते हैं, कंपेंसेशन या बहुत सारी चीजें, ठीक है। सिविल केस पढ़ोगे तुमने पढ़ा होगा जुडिशियल चैप्टर में। मैंने तुम्हें विक्टिम रिलीफ बता दिया है। देन उसके बाद हमारा टॉपिक होगा मैनुअल स्कैवेंजिंग। देखो, मैंने बोला था मैं नेक्स्ट टॉपिक मैनुअल स्कैवेंजिंग पढ़ाऊंगा। मैंने वैसे तुम्हें मैनुअल स्कैवेंजिंग बहुत बार बता दिया है, वीडियो के बीच में मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन मैं इसकी प्रॉपर डेफिनेशन दिखा देता हूँ। इट रेफर्स टू द एक्शन done in which manual scavengers
Manual scavengers clean the waste या dry latrines by using tin plate basket and brooms। देखो मैंने प्रॉपर डेफिनेशन लिखा है। मैनुअल स्कैवेंजिंग होता है इट रेफर्स टू द एक्शन, इसको एक्शन बोलते हैं हम, ठीक है, जो कि मैनुअल स्कैवेंजर्स के द्वारा करा जाता है। स्कैवेंजर्स जो कि मैनुअल स्कैवेंजर्स के द्वारा करा जाता है। मैनुअल स्कैवेंजर्स क्या होते हैं? मैनुअल स्कैवेंजर्स वो पर्सन होते हैं या वो सिटीजन होते हैं जो कि मैनुअल स्कैवेंजिंग को डूइंग करते हैं, डू करते हैं, मतलब वो उसको करते हैं, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, ये क्लीन करते हैं वेस्ट ड्राई लैट्रिन्स को, वेस्ट एनिमल एक्सक्रीटा जो हमारा एक्सक्रीटा होता है उसको साफ करते हैं। किसकी मदद से? ब्रूम्स, बास्केट और ये टिन प्लेट्स की मदद से, ठीक है। अब देखो ये तो बता दिया, लेकिन इसके बाद ना ये हुआ, लेकिन मुझे पता है, आपको भी पता होगा कि जनता चुप तो नहीं बैठेगी, गवर्नमेंट भी चुप नहीं बैठेगी। तो उसके बाद आंदोलन हुआ। अभी बताता हूँ मैं मैनुअल स्कैवेंजिंग, ठीक है। उससे पहले मैं बता देता हूँ कुछ जगह हैं गुजरात में, जैसे ये भिंगई करके है, आंध्र प्रदेश में है पाखिस करके, पाखिस, और अलग अलग जगह पे जैसे गुजरात एक स्टेट है, इसमें एक प्लेस है भिंगी करके, आंध्र प्रदेश में पाखिस, इन जगहों पे मैनुअल स्कैवेंजिंग करा जाता है, ठीक है। लेकिन फिर एक आंदोलन आया जिसको बोलते हैं हम सफाई कर्मचारी आंदोलन। कौन सा आंदोलन? सफाई कर्मचारी आंदोलन, ठीक है। ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 1993 में सफाई कर्मचारी आंदोलन इम्प्लीमेंट हुआ था, ठीक है। इस आंदोलन का मेन पर्पस क्या है? मैनुअल स्कैवेंजिंग मैंने बताया था मेनली एससी एंड एसटी वाले करते थे, ठीक है, एससी एसटी कास्ट वाले, उनकी भी मजबूरी होती थी, उनको फाइनेंशियल एड की जरूरत होती थी, इसीलिए वो करते थे। तो 1993 में आंदोलन हुआ जिसमें इन्होंने गवर्नमेंट से मांग की, ये एक्ट था, हाँ 1990 आंदोलन, उन्होंने मांग की गवर्नमेंट से कि तुम प्रिवेंट कर दो किसको? मैनुअल स्कैवेंजिंग को। शॉर्ट में लिखा है मैनुअल स्कैवेंजिंग को प्रिवेंट कर दो, मतलब खत्म कर दो तुम, लेकिन फिर उसके बाद एक एक्ट भी आया। कौन सा एक्ट भी आया है ना? एक्ट कौन सा था वो? कौन सा एक्ट था वो? याद करो तुम भी, मैं भी याद करता हूँ। कौन सा एक्ट था? कौन सा एक्ट था? चलो मैं बाद में बता दूंगा तुम्हें। एक एक्ट आया था जिसमें क्या हुआ था, ये भी सेम आंदोलन से रिलेटेड था। इन्होंने भी इसके खिलाफ, किसके खिलाफ? मैनुअल स्कैवेंजिंग के खिलाफ आवाज उठाई, ठीक है, लेकिन इस पर एक्शन नहीं लिया गया। फिर बहुत सारे लोगों ने पीआईएल डाली। क्या डाली? पीआईएल। पीआईएल की फुल फॉर्म क्या होती है? याद करो, रिमेम्बर करो, जुडिशरी चैप्टर में पीआईएल, इसकी फुल फॉर्म होती है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, है ना। उन्होंने फाइल की, उसके बाद ये एक्ट था जो
ये पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ था 6 दिसंबर 2012 में। डायरेक्ट इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था ये, पीएल सुप्रीम कोर्ट में डाली डायरेक्ट। कौन से कोर्ट में? सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पार्टीज की डिसीजन सुने, सजेशन सुने, दलीलें सुने, उसके बाद फिर ये एक्ट मेनली एक्शन में आया था 6 दिसंबर 2012 से। ये नॉर्मली नहीं आ गया था, इसमें टाइम लगा था। टाइम इसलिए लगा था क्योंकि जो एससीओ राष्ट्रीय थे ना, वो सोचते थे कि हमारे लिए तो ये बढ़िया है, हमें पता है, लेकिन ये हमारी फाइनेंशियल एड को अच्छा बना रहा है। इसके रीजन बताता हूँ मैं कुछ कि कैसे हुआ, कितना टाइम लगा। इतना में तो हो जाएगा। एक्ट 6 दिसंबर को हुआ था इम्प्लीमेंट, है ना, 6 दिसंबर 2012। इसमें कुछ पनिशमेंट को इंट्रोड्यूस करा गया। मतलब अगर कोई पर्सन मैनुअल स्कैवेंजिंग करते हुए पकड़ा गया तो उससे कंपेंसेशन ले लिया जाएगा, उससे पैसे ले लिए जाएंगे। कितने पैसे? एक पर्टिकुलर अमाउंट होती थी, लेकिन उस टाइम पे जो एससी नशे थे उनके लिए वो बहुत ज्यादा अमाउंट थी, तो इसीलिए उनकी मजबूरी थी। उसके बाद उन्होंने इस एक्ट का पालन करा। इस एक्ट का पालन करने के बाद जो मैनुअल स्कैवेंजिंग था ये पूरी तरीके से जड़ से खत्म हो गया। ठीक है, हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। देखो, मैंने पहले तुम्हें बढ़िया वाला टॉपिक बताया जिसका नाम था मैनुअल स्कैवेंजिंग, है ना। उसमें मैंने बहुत सारी चीजें बताई थी डिटेल में। देन उसके बाद एक एक्ट आया जिसका नाम है एक्ट 1993। इसमें क्या है, इसके की प्रोविजंस क्या है, मैंने तुम्हें ये वाला एक्ट बता दिया था, लेकिन मैं तुम्हें और डिटेल में बता रहा हूँ। इसके पीछे इसका एडवांटेजेस क्या है, इसका मेन मकसद क्या था इस एक्ट का लाने के लिए। पहला है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट मतलब जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था मैनुअल स्कैवेंजिंग में जो दलित कास्ट और आदिवासी होती थी ना, वो वेस्ट को पुट कर देते अपने हेड पे, किसकी मदद से? टिन प्लेट्स, ब्रूम्स, बास्केट्स की मदद से, है ना। तो तब ये काम करते थे, उनको एम्प्लॉयमेंट मतलब उनको पैसे मिलते थे। तो इस यहाँ पे लिखा प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट खत्म कर दिया। किस चीज से? ताकि वो जो मैनुअल स्कैवेंजिंग थे, मैनुअल स्कैवेंजर्स का जो काम था वो खत्म हो गया, इसीलिए लिखा हुआ है यहाँ पे प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। देन उसके बाद है प्रोहिबिशन ऑफ इनसैनिटरी लैट्रिन, कि कोई भी दलित हो या कोई भी पर्सन, कोई भी सिटीजन जो सैनिटरी लैट्रिन होता है उसमें से वेस्ट नहीं उठाएगा, उसको साफ नहीं करेगा। ये दोनों पॉइंट रिलेट कर रहे हैं, है ना। तो उसके बाद है इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटीज एंड स्कीम्स। मतलब इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटीज एंड स्कीम्स मतलब एक्ट आया, ये एक अथॉरिटी है, स्कीम है, इसके अंदर और भी स्कीम्स अथॉरिटी आई, इसीलिए लिखा हुआ है इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटीज एंड स्कीम्स। उसके बाद है लोकल अथॉरिटीज ड्यूटीज पेनल्टीज। अगर कोई भी ये जो एक्ट है इसका हनन करता है तो उस पर पेनल्टी लगा दी जाएगी, है ना। उसके बाद क्राइम ऑफेंस, ये क्राइम ऑफेंस माना जाएगा। क्राइम ऑफेंस मतलब ये एक तरीके से क्रिमिनल माना जाएगा, क्रिमिनल काम। अगर किसी ने भी इस एक्ट को हनन करे, इस एक्ट का, और वो फिर भी मैनुअल स्कैवेंजिंग में कर रहा है, मैनुअल स्कैवेंजर बन रहा है वो, तो उसको गवर्नमेंट पनिश कर सकती है, इसीलिए लिखा हुआ है क्राइम ऑफेंस। मैं इसके बाद तुम्हें एक्ट बताऊंगा जिसका नाम है एक्ट 2006, जो कि फॉरेस्ट के बेस पे था। मैंने तुम्हें बताया भी था, लेकिन डिटेल में बताऊंगा मैं।
देखो मैंने तुम्हें बोला था मैं नेक्स्ट टॉपिक एक्ट पढ़ाऊंगा, एक्ट 2006, जो कि फॉरेस्ट के ऊपर बेस्ड है ना। इसमें लिखा हुआ है रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट, पास्ड सेंट्रल गवर्नमेंट एम रेक्टिफाई हिस्टोरिकल इंजस्टिस। मैंने ये शॉर्ट में बता रहा हूँ मैं। जो फॉरेस्ट एक्ट था ये पास करा जाता सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, है ना। क्योंकि जो फॉरेस्ट के ऊपर जो भी मतलब जिसके लिए एक्ट लाया गया था ना, वो सिचुएशन बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट में थी, है ना, बहुत ज्यादा मतलब बड़े पैमाने पे थी। इसीलिए इस एक्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा पास कराया गया। इसका एम क्या था मेन? इसका एम था टू रेक्टिफाई हिस्टोरिकल इंजस्टिस, मतलब जो हिस्टोरिकली इंजस्टिस होते हुए आ रहा है ना, उसको खत्म कर देना, उसको खत्म कर देना। मैंने बताया जो दलित थे उनको उनके ही फॉरेस्ट से इविक्ट कर दिया गया था उनको, है ना। मतलब इमेजिन दैट कि तुम्हारा घर है, मैं तुम्हें रियल सिचुएशन मतलब एक बताता हूँ एग्जांपल जो कि बहुत बढ़िया है। यहाँ पे तुम रहते हो, तुम्हारा बेटा, अरे तुम्हारे पिता, अरे तुम्हारी 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 वाइफ, अरे तुम्हारे पिता, है ना, मतलब जो बच्चा उसके दादू। लेकिन तुमने अपने पिता को निकाल दिया, इमेजिन दैट। मुझे पता है नहीं निकालोगे तुम, लेकिन बहुत सारे जो लोग होते हैं वो अपने पिता को निकाल देते जब वो बूढ़े हो जाते हैं ना। वो सोचते हैं कि कौन इनकी जिम्मेदारी उठाएगा, बेफालतू में बैठे बैठे खाते रहते हैं, तो उन्होंने घर से निकाल दिया। मतलब जो शीत है ये हो गया बाहर अब, है ना। मतलब इनको इनके ही घर से इविक्ट कर दिया गया, इनको बेघर कर दिया इनके ही घर से। तो इसीलिए जो फॉरेस्ट था ना, फॉरेस्ट उनका एक तरीके से घर था आदिवासी का, उनके घर से उनको इविक्ट कर दिया था। इसीलिए एक्ट 2006 लाया गया था, है ना। फिर उसके बाद एक और टॉपिक लिखा हुआ है यहाँ पे, सी के जानू। सी के जानू की फुल फॉर्म मैं बताऊंगा बाद में, पहले पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। सी के जानू ये प्रोमिनेंट आदिवासी थे। प्रोमिनेंट मतलब ये आदिवासी को सपोर्ट करते थे, है ना, ये आदिवासी को सपोर्ट करते थे। और उन्होंने फाइट, तब देखो, तब सी के जानू को पता चला कि आदिवासी के साथ बहुत ज्यादा गलत हो रहा है, उनके साथ इनजस्टिस किया जा रहा है, उनके ही फॉरेस्ट से उनको निकाल दिया जा रहा है। तो उन्होंने सोचा कि मैं इनके सपोर्ट में खड़ी होती हूँ, ठीक है। और उन्होंने आवाज उठाई, यहाँ पे लिखा है डिसपोजेशन होल्डिंग गवर्नमेंट अकाउंटेबल। गवर्नमेंट की तरफ उन्होंने एक कदम बढ़ाया, मतलब उन्होंने गवर्नमेंट से मांग की कि जो हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा है ना उसको खत्म करवाओ। यहाँ पे लिखा डिमांडिंग कंपेंसेशन, उन्होंने कंपेंसेशन को भी कंपेंसेशन की मांग की। कंपेंसेशन मतलब कुछ पैसों की मांग की कि हमें कुछ पैसे दो जिससे हमारा घर चल सके और हमारा जो हमारी लाइफ है वो इजी हो जाए और ज्यादा, है ना, और आसान हो जाए। और यहाँ पे लिखा एनफोर्स द लॉ। एनफोर्स मतलब बताया था ना मैंने, जल्दी याद करो क्या था। एनफोर्स मतलब पूरी तरीके से लागू हो कर देना। उन्होंने एनफोर्स द लॉ, तुम लॉ तो बना देते हो, ठीक है। जानू ने बोला गवर्नमेंट से, देखो तुम लॉ तो बना देते हो, इसमें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन इसको तुम एनफोर्स नहीं करते, मतलब इसको क्लियर तरीके से पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं करते, एनफोर्स नहीं करते। अगर तुमने एनफोर्स कर दिया तो जो आदिवासी है इनका बहुत ज्यादा भला हो जाएगा। ये मतलब इनको जो ये इनके साथ इनजस्टिस हो रहा है ना ये खत्म हो जाएगा, पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो ये चैप्टर खत्म हो चुका है, एकदम बड़े चैप्टर का। अगर कुछ भी क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड हो तो बता देना मेरे को कमेंट सेक्शन में, आप लिख देना। देन उसके बाद में आपके जो भी क्वेश्चन है उनका आंसर दे दूंगा। तो आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही हमारी वीडियो देखते रहिए और हमें आगे बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।